हेलो दोस्तों, ईरान और इज़राइल के जो युद्ध को लेकर जो एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, उससे रिलेटेड एक और अपडेट आ रही है। अपडेट क्या है कि ईरान का इज़राइल के जो मोसाद हेडक्वार्टर है उस पर हमला किया गया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया और इज़राइल ने ईरानी सेना के कमांडर को मारा था। तो जब पहली बार इज़राइल ने अटैक किया था ईरान पर, तो उनके जो सेना कमांडर और जो परमाणु वैज्ञानिक थे वो मारे गए थे। अब ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उन पर मतलब बैकफायर किए जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि जो इज़राइल के हेडक्वार्टर थे, मोसाद हेडक्वार्टर, तो उस पर अटैक किया गया है और उनकी एक बिल्डिंग है इंटेलिजेंस, जहां पर मिलिट्री की इंटेलिजेंस होती है, मतलब उनके रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाकर उन पर अटैक किया गया है। ईरान और इज़राइल का युद्ध जैसे पता ही है चल रहा है, तो उनके द्वारा हमले एक दूसरे पर लगातार जारी किए जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यू चले जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को अचानक छोड़ दिया है और व्यापक संघर्ष की बढ़ती आशंकाओं के बीच तेहरान के निवासियों को तुरंत खाली करने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि वहां पर जो तेहरान में सिर्फ ईरान के ही नागरिक नहीं थे, और भी बहुत कंट्रीज़ के लोग वहां पर, बच्चे वहां पर एजुकेशन करने, कुछ फैमिलीज़ वहां पर रह रही थी। तो इस वजह से जो ट्रंप है उसने ईरान के जो तेहरान है वहाँ की राजधानी उसको खाली करने का आदेश दिया, क्योंकि अब ईरान की जो राजधानी है तेहरान, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को ही निशाना बनाया जा रहा है कि उसको ही पूरा ध्वस्त कर दिया जाएगा। तनाव को कम करने के बावजूद भी कोई भी पक्ष सीज फायर के लिए तैयार नहीं हो रहा है और एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। ये आप अटैक की तस्वीरें देख सकते हैं। ये देखिए, एक दूसरे के मतलब कंट्रीज़ पर जब देखिए अटैक होता है तो मिसाइल ड्रोन के ज़रिए ऐसा अटैक होता है कि अब सिर्फ बिल्डिंग ही नष्ट नहीं होती, उसमें रहने वाले कितने सारे लोग और आसपास का एरिया बहुत बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। पेंटागन प्रमुख जो पीट हेगेस है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका मध्य पूर्व में और भी क्षमताएं जो है तैनात किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में मतलब कि अपनी जो सुरक्षा सेना कमांडर है वहाँ पर उनको तैनात किए जा रहा है। सोमवार को दक्षिण पूर्व एशिया छोड़ दिया गया था और वियतनाम में रुकने की योजना को रद्द कर दिया गया था। तो ये यूएसएस की जो मतलब वहाँ की एक रिपोर्ट आ रही है, जो वहाँ का एक विमान वाहक जो पोत था उसने पहले तो दक्षिण पूर्व एशिया उसको छोड़ा था, उसके बाद वियतनाम में रुकने की एक उनका प्लान था। व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं यूएस के, अमेरिकी सेना रक्षात्मक मुद्रा में बनी हुई है, उन्होंने कहा है कि जो अमेरिकी सेना है मतलब कि वो रक्षा करने के लिए वहाँ पर भेजी जाएगी। अमेरिकी नेता ट्रंप ने बार बार ये कहने से इनकार कर दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायली सैन्य कार्रवाई का समर्थन करेगा। मतलब कि ट्रंप इस बात से इनकार किए जा रहा है कि इजरायली सेना का मैं समर्थन करता हूँ या किसी भी तरह, और इस पर ध्यान दे रहा है कि वॉशिंगटन के जो प्रारंभिक हमलों में वो शामिल नहीं था। तो ऐसे में मतलब जो अमेरिका, उसका रुख पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है कि वो किस साइड हो रहा है। लेकिन अगर ईरान की बात करें तो ईरान लगातार अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। आप देख सकते हैं पेंटागन क्या है। पेंटागन एक अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है, वहाँ से रिपोर्ट आई है कि जो अमेरिकी सैन्य जो है उसको तैनात किया जाएगा मध्य पूर्व में। चीन के जो राष्ट्रपति, उसका बयान क्या आता है इस युद्ध में। चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग है, उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो इजराइल की कार्रवाई है उसकी सख्त निंदा करते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। कजाकिस्तान में उज़्बेक राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई थी शी जिनपिंग की, फिर उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो इजराइल द्वारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने से मध्य पूर्व में जो तनाव अचानक बढ़ गया, मतलब इतना ज़्यादा तनाव बढ़ चुका है। चीन इस बात से बहुत ही ज़्यादा चिंतित है और नाराज़ भी है। वो बोलता है कि हम किसी भी ऐसे काम का विरोध करते हैं जो बाकी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और उनकी जो क्षेत्रीय अखंडता है उसको जो नुकसान पहुंचाता है, कोई भी ऐसी गतिविधि हम उसका पूरी तरह से खंडन करेंगे, उसका विरोध करेंगे। चीन और क्या कहता है अपने नागरिकों से, वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दो, क्योंकि तेहरान का जो इजराइल के साथ संघर्ष है वो बढ़ता जा रहा है और किसी भी समय इजराइल जो पूरी तरह से तेहरान को नष्ट कर सकता है। तो दूतावास ने एक पोस्ट में ये चीज़ लिखी है कि ईरान स्थित चीनी दूतावास ने विदेश यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ईरानी पक्ष के साथ समन्वय किया है और ईरान में वर्तमान में मौजूद चीनी नागरिकों को याद दिलाया है कि ये यथाशीघ्र देश छोड़ दें। तो मतलब जो ईरानी नागरिक हैं,
ईरान में जो चीनी नागरिक हैं अभी प्रेजेंट में वहाँ पर कोई काम के लिए गए हैं या फिर कोई स्टडीज़ की बेसिस पर गए या फिर कोई पहले ही वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते थे, तो उनको कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके तेहरान को आप खाली कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर पूरा मतलब ख़तरा बना हुआ है। ईरान क्या करता है कि G7 पर उसने आरोप लगा दिया है, क्योंकि अब देखिए जो कनाडा में G7 की जो मीटिंग हो रही है, हालांकि वो तनाव को कम करने के लिए मीटिंग की गई थी, लेकिन उसमें कोई भी सफल पूरे कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला उस मीटिंग का। और अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने मीटिंग छोड़ दी है बीच में। तो ईरान G7 पर आरोप लगाता है कि जो उनका संघर्ष बढ़ता जा रहा है ना, उसको कम करने की बजाय इजराइल का वो साथ दे रहे हैं। जो G7 कंट्रीज़ हैं जिसमें ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ आती हैं, तो वो जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, हालांकि उनको इस युद्ध को रुकवाना चाहिए। विदेश मंत्रालय क्या कहते हैं कि G7 को अपनी एक तरफा बयानबाजी छोड़कर दोनों देशों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो भी नीतियां पॉलिसीज़ उसके द्वारा अमेरिका में बनाई गई हैं उसको लागू किया गया या फिर पूरे विश्व के संदर्भ में, तो उसको लेकर ये मीटिंग की गई थी। और ये आपको बता दें ये इमीडिएट मीटिंग थी, तत्कालीन मीटिंग की गई है, हालांकि इसका कोई भी खास रिजल्ट नहीं निकला है। ये आप देख सकते हैं G7 कंट्रीज़ हैं, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और USA। तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ हैं जिनके द्वारा मीटिंग की गई थी। अब देखिए ईरान पर जो सरकारी बैंक पर हमला किया गया है ईरान में, जो कि इजराइल ने किया है। इजराइल और ईरान के जो संघर्ष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उससे हवाई युद्ध के बीच अभी साइबर हमले ने ईरान को प्रमुख सरकारी बैंकों में से एक सिपाहा बैंक को भी पंगु बना दिया है। मतलब कि सिपाहा बैंक पर अटैक किया गया है, हालांकि साइबर अटैक होने की भी संभावना है। साइबर हमले ने सिपाहा बैंक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है, जिससे संस्थान की ऑनलाइन सेवाएं जो हैं वो बाधित हो चुकी हैं। ना तो उसमें कोई भी जो ट्रांसफ़र होता है, मतलब जो भी मनी ट्रांसफरिंग सिस्टम, जो भी नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम उस बैंक का पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समस्या का समाधान करने के लिए मतलब कुछ घंटे में होने की उम्मीद तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि जब पूरी तरह से बैंक ही नष्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये ऐसी बिल्डिंग, मतलब जो बिल्डिंग है उन पर अटैक किए जा रहे हैं। आप सोचिए इनमें कितने लोग बैठे होंगे, किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा कि हम पर अब अटैक हमारे पर होने वाला है या नहीं। मतलब वहाँ की जो आम जनता है उनको ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये जो नेता लोग होते हैं ये आम जनता का नहीं सोचते, ये सिर्फ अपना सोचते हैं कि हमने अपनी बात को कैसे पूरा करना है, हमने जो बयान दिया हमने उसको हर हाल तक उस चीज़ तक पहुँचना है। तो ईरान ने तेल अवीव में जो मोसाद मुख्यालय उस पर हमला किया है। जो इजराइल का तेल अवीव जो वहाँ की कैपिटल है उस पर अटैक किया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ये कहा है कि इजराइल की विदेशी खुफिया सेवा मोसाद के एक केंद्र पर हमला हुआ है, जो कि दोनों दुश्मनों के बीच हवाई युद्ध के बीच हुआ है। मतलब जो हवाई युद्ध हो रहा है, एयर अटैक हुए जा रहे हैं, एयर वॉर हो रही है, तो उसके ज़रिए ये अटैक किया गया मोसाद हेडक्वार्टर पर। तेल अवीव में जाऊनी शासन की सेना के सैन्य खुफिया केंद्र, अमन और जाऊनी शासक के आतंकवादी संचालन योजना केंद्र मोसाद पर हमला किया गया और ये कहा कि वहाँ अभी आग लगी हुई है। मतलब ऐसा बताया जा रहा है, ये हाल ही की अपडेट्स हैं कि वहाँ पर अभी भी आग लगी हुई है। अब देखिए एक बिल्डिंग में अगर जिस मुख्यालय हेडक्वार्टर पर आग लगी तो उसके आसपास के क्षेत्रों तक भी आग फैल सकती है। तो इससे क्या होता है कि पूरे देश का मतलब पूरा देश एक तरह से खतरे में पड़ जाता है, उसका अस्तित्व ही खतरे में हो सकता है। इजरायली जो रक्षा मंत्री है उन्होंने क्या चेतावनी दी है, इजराइल ईरान पर सभी मोर्चों पर पूरी ताकत से हमला कर रहा है और ये कहा है कि युद्ध में परिभाषित उद्देश्यों के अनुसार किए जा रहे हैं। मतलब कि युद्ध के जो उद्देश्य थे उसके अनुसार ये हमले किए जा रहे हैं, मतलब कि प्री प्लान्ड था ये सारा कुछ, जो भी युद्ध या अटैक किए जा रहे हैं। कैट्स ने तेहरान के निवासियों को स्पष्ट और सीधे तौर से ये कहा है कि इजरायली सेना के निर्देशों के अनुसार अपने क्षेत्रों को खाली कर दें। मतलब लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ पर लोगों में भी भगदड़ मच चुकी है, उथल पुथल पूरी तरह से इजराइल और ईरान में मची हुई है।
जिसमें ईरानी राजधानी को अधिक व्यापक और गहन रूप से शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ईरान की जो राजधानी है तेहरान, उस पर सबसे ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। तो उसको इस युद्ध में गंभीर तौर पर देखा जा सकता है, मतलब कि उस क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली करवाना होगा। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? तो लोग क्या, जब लोगों को पता चलता है कि हम पर अटैक हो रहा है, जब ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही है, तो लोग अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि 600 से ज़्यादा विदेशी नागरिक ईरान से पड़ोसी देश अज़रबैजान में प्रवेश कर चुके हैं। ईरान का जो पड़ोसी देश है अज़रबैजान, आगे हम मैप में देखेंगे, तो उसमें उन्होंने मतलब वहाँ पर प्रवास कर रहे हैं। और सरकारी जो सूत्र है वो बताते हैं कि जो इजराइल और ईरान के बीच सैन्य तनाव शुरू होने के बाद 17 देशों के 600 से ज़्यादा नागरिकों को अज़रबैजान के रास्ते ईरान से निकाला गया। मतलब कि ईरान की नागरिक तो कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो बाकी और कंट्रीज़ के जो वहाँ पर अप्रवासी लोग गए हुए थे, किसी और देश के नागरिक थे, जैसे भारत, चीन, अमेरिका या फिर और कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन वो रास्ता कौन सा है? अज़रबैजान के रास्ते से निकाले गए जो लोग हैं उनको बॉर्डर के जो बाकू है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक ले जाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को द्वारा उनके गृह देशों के लिए रवाना किया जाता है। तो ऐसे वहाँ पर एक मतलब कि सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, ये है ईरान और ये है अज़रबैजान। तो ईरान से अज़रबैजान यहाँ पर बॉर्डर पर ले जाया जाता है, फिर वहाँ से जो वायु के अकॉर्डिंग, मतलब कि एरोप्लेन के माध्यम से उनके जो अपनी जो भी होम कंट्री है उसमें भेजा जा रहा है। इसमें थाईलैंड की भूमिका क्या है इस पूरे युद्ध में? थाईलैंड जो है इजराइल ईरान के नागरिकों को निकालने के लिए विमान तैयार कर रहा है, मतलब आगे तैयार करेगा। थाईलैंड की सरकार ने अपनी सेना को इजराइल और ईरान के जो नागरिक हैं उनको निकालने के लिए जो विमान है, मतलब जिस पर बैठकर जब जिसके माध्यम से नागरिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा, तो उनको तैयार करने का आदेश दिया है। और सरकार के जो जिरायू होंगसुब हैं, उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता उन्होंने बताया है कि हम लोगों को निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उन्हें इजराइल और ईरान से वापस लेने के लिए विमान तैयार करने के लिए सेना के साथ हम सहयोग कर रहे हैं। मतलब कि सेना के साथ कोलैब किया जा रहा है कि उनको सुरक्षित उनकी होम कंट्री में भेजा जाए। इसके अलावा जो चीन है, चीन ने क्या किया है कि अमेरिका पर भी आरोप लगा दिया है। तो चीन कहता है कि जो संघर्ष बढ़ता जा रहा है, तो उसमें जो अमेरिका वो एक तरह से तेल देने का काम कर रहा है, मतलब जो होता है ना आग में घी डालना, तो वो काम किए जा रहा है। जब अमेरिकी नेता ने तेहरान के निवासियों को तुरंत खाली करने की चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि वो कहते हैं कि आग को हवा देना, तेल डालना, धमकियां देना, दबाव बढ़ाना स्थिति को कम करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि इससे संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चीन ने सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा है कि वो आग में घी डालने का काम कर रहा है, जैसे कि धमकियां दिए जा रहा है, बीच में अपना दबाव बनाया जा रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, या फिर ईरान ने अगर अमेरिका के जो नागरिक दूतावास है उन पर अटैक किया तो अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा। तो इसी तरह से ये हवा देने का एक काम है कि उनको हवा दिए जा रहा है उन दोनों कंट्रीज़ को कि दोनों आपस में लड़ते मरते रहें। इसके बाद जो ईरान है उसने ड्रोन से इसराइल की जो रणनीतिक लक्ष्य उसको नष्ट कर दिया है। ईरान ने ये चीज़ कही है कि ड्रोन का उपयोग करके वो रात भर इजराइल के जो रणनीतिक लक्ष्य उसको नष्ट कर दिया है। उसके अलावा सटीक विनाश और निशाना साधने की क्षमता से लैस विभिन्न प्रकार के जो ड्रोन हैं उनका यूज़ किया गया तेल अवीव और हाइफा में हमले करने के लिए। जो तेल अवीव और हाइफा में अटैक हुए हैं तो ड्रोनों का यूज़ किया गया है। जो ईरान के शीर्ष कमांडर या सर्वोच्च नेता हैं उनके सहयोगी की हत्या कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब रात में अचानक इसराइल को मतलब मौका मिला तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने तेहरान में एक कमांड सेंटर पर हमला किया था, और जिससे वहाँ के जो चीफ ऑफ स्टाफ है, सबसे वरिष्ठ मतलब सीनियर अधिकारी थे, कमांडर थे, जो ईरानी सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के सबसे करीबी व्यक्ति जो थे, मतलब उनके खास जो थे अली शादमानी, उनको मार गिराया है, जो उनके सलाहकार भी थे। इजरायली सेना ने यह कहा है कि शादमानी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और ईरानी सशस्त्र बलों दोनों की कमांड संभाली थी। मतलब जो ईरान के सशस्त्र बल हैं उनको वो लीड कर रहे थे।
उनको ही ख़त्म कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं यह है मेजर जनरल अली शादमानी। इनका रोल क्या रहा है? ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर और ख़त्म अल अनबिया हेडक्वार्टर के चीफ हैं। इनका बैकग्राउंड क्या है? ये जो ईरान के सर्वोच्च नेता है आयतुल्ला अली खामेनेई, उनके सबसे करीबी सैन्य व्यक्ति थे, उनके सलाहकार भी आप कह सकते हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और ईरानी सेना दोनों की ये लीड कर रहे थे। अब इनकी मृत्यु की गई है। तो अब ईरान के जो वहाँ के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला खामेनेई, तो वो अब ईरान से इजराइल से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान ऐसे कि उनके जो परमाणु वैज्ञानिक या और भी जो साइंटिस्ट होते हैं उनको उनकी मतलब मौत हो चुकी है। अब मतलब आप खुद सोचिए, अगर किसी कंट्री में जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर अधिकारी होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो देश में जो विकास होने की संभावना होती है वो भी बिल्कुल नामात्र रह जाती है। हालांकि जो इजराइल है उसने ये कह दिया है कि जो मतलब ईरान पर अटैक किए गए हैं उससे ईरान कम से कम परमाणु क्षेत्र में तो 20 साल पीछे जा चुका है। मतलब कि उन्होंने ये कहा है कि हम वहाँ के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट करेंगे, ईरान को हम परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। हालांकि इजराइल के पास भी परमाणु बम है, अमेरिका के पास भी है। तो अब ये दोनों देश ये कहते हैं कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा। अब इतनी मतलब अपडेट आई थी अभी तक। अब इससे रिलेटेड और कोई भी अपडेट आएगी तो हम ले आएंगे। तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।